अस्सलाम वालेकुम। आज हम वैक्यूम पम्प के टॉपिक की बात करेंगे। ये देखें, वैक्यूम पम्प की कैपेसिटी और वैक्यूम क्यों ज़रूरी होता है और कितना वैक्यूम करना चाहिए। ये देखें, ये एक मरबा फुट का बॉक्स है हमारे पास। अगर 1 मिनट में इस बॉक्स में से 500 माइक्रोन हवा बाहर निकालेगा तो ये 1 CFM का वैक्यूम पम्प होगा। ये देखिए, और कैपेसिटी के हिसाब से अगर आपको ये देखें 1 नंबर पे है 10 टन के यूनिट के लिए एक 1.5 का वैक्यूम 1 CFM का, और ये देखें 2 के लिए ये देखें एक 10 से 15 टन के लिए 2 का। ये देखें, इस तरह से पूरा ग्राफ मैंने बना दिया। ये देखें 45 टन से 60 टन तक 8 CFM का वैक्यूम पम्प होगा। और इसी तरह ये देखें, जब भी वैक्यूम करें तो रोटरी पंप से ही वैक्यूम करें। वैक्यूम पम्प जो स्पेशल रिकमेंड करता है वैक्यूम पम्प, ये देखने वाला ये वाला वैक्यूम पम्प होता है, ये वाला, इसकी कैपेसिटी और सब कुछ लिखा होता है, इससे ही वैक्यूम करना चाहिए। अगर और 500 माइक्रोन तक वैक्यूम होना चाहिए। जो गैसेज अंडर वैक्यूम है, मिसाल के तौर पर R600 है, वो अंडर वैक्यूम चार्ज होती है। माइक्रोन गेज साथ लगा लें, माइक्रोन गेज साथ लगा के ना जी, उसके साथ 500 माइक्रोन तक वैक्यूम होना चाहिए, जो है R R3 A जो है, इसका जो वैक्यूम होता है वो होना चाहिए 500 माइक्रोन तक। और जो गैसें अंडर वैक्यूम चार्ज होती हैं उनका जो है ना वो वैक्यूम, वो माइक्रोन गेज के साथ चेक करना है आपने। कम से कम वो 400 या 300 FMC होना चाहिए, ठीक है, CFM होना चाहिए। इसका जो है 300 कर लें, क्योंकि वो अंडर वैक्यूम गैस चार्ज होती है। और अगर आपका ये वैक्यूम आप वैक्यूम पंप से आम कंप्रेसर से वैक्यूम करते हैं, वैक्यूम नहीं होगा आपका कभी। वैक्यूम 500 माइक्रोन तक वैक्यूम नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं उस जैसी होती जो स्पेशल रिकमेंड करता वैक्यूम पंप होता है, ये वाला। ये देखिए, उससे ये होता है कि कंडेंसर में नॉन कंडेंसेबल गैसें रह जाती हैं, जिसकी वजह से सिस्टम में पूरी गैस चार्ज नहीं होती, जिससे कंप्रेसर हीटअप होता है, कंडेंसर भी ज़्यादा हीट होता है। बाजू का ये होता है कि आपने गैस चार्ज कर दी, ये एसीओ में, अक्सर एसीओ में होता है, एसी में, फ्रिज में नहीं होता है, ज़्यादातर एसी में होता है फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, लेकिन एसी में ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी गैस ज़्यादा होती है। और ये देखिए ज़्यादा गैस पे चार्ज होते हैं। कभी देखिए जो गेज होती है ना, कभी यहाँ पे 40 पे आ जाए, कभी 60 पे चली जाए, कभी 70 पे, कभी 40, 50, 70। इसका मतलब यही होता है कि उसके अंदर नॉन कंडेंसेबल गैस है, जिसकी वजह से ये अमल हो रहा है। अम्पेयर बढ़ जाते हैं और कूलिंग मुनासिब नहीं होती। और अगर वैक्यूम पूरा ना हो तो सिस्टम में मॉइस्चर रह जाता है, काफ़ी मिकदार में रह जाता है मॉइस्चर, जिसकी वजह से यूनिट चोक होता है। और अगर ज़्यादा मिकदार में यूनिट चोक ना हो, कम में हो, तो आहिस्ता वो जो होती है ना मॉइस्चर होता है, वो जैसे ही रेफ्रिजरेटर के साथ होता है वो इसके साथ मिलकर तेज़ाब का अमल शुरू कर देता है, कंडेंसर में जंग पैदा कर देता है। और जो वाइंडिंग होती है उसके पे भी उसको भी जला देता है। ऐसे फॉल्ट मतलब आ जाते हैं, जिसकी वजह से यूनिट ख़राब हो जाता है। इसलिए हमेशा वैक्यूम पंप ही से, जेन्युइन वैक्यूम पंप से वैक्यूम करना चाहिए और माइक्रोन गेज से चेक करना चाहिए कि इसका वैक्यूम पूरा है या नहीं है। वैसे आमतौर पर आपको हवा का होना, आप लगाएंगे, चेक किया रानी हाट की बंद हो गई जी, ठीक है जी वैक्यूम हो गया। वैक्यूम नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब तक इन सारी चीज़ों को आप मद्देनजर नहीं रखेंगे ना, तो उसका वैक्यूम नहीं, यूनिट में कोई ना कोई मसला ज़रूर बन जाएगा। इसलिए हमेशा वैक्यूम पूरा करें और हमेशा ही 2 स्टेज रोटरी वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम करें। और हाँ, और इसके ना कुछ, इसका भी जो ऑयल होता है, इसमें ऑयल है, ये देखें, ये कम से कम भी 3 या 4 या 5 यूनिट को वैक्यूम करने के बाद इसको ऑयल इसका चेंज कर दें। यहाँ से ऑयल चेंज करते हैं, यहाँ पर स्पेशल वैक्यूम पंप ऑयल होता है, ये आम कंप्रेसर ऑयल नहीं होता, स्पेशल वैक्यूम पंप ऑयल होता है। ये चेंज कर देना चाहिए, लाजमी चेंज करें, जिससे आपकी यूनिट की कारकर्दगी बेहतर होगी और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा।